नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 8 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर है जस्टिस कर्णन फेसेस कंटेम्प्ट एक्शन टुडे, यानी कि जो जस्टिस कर्णन हैं तो आज उन पे अवमानना या अवज्ञा की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, मामला क्या था? तो एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनका नाम है जस्टिस CS कर्णन। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सीनियर जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस करलेस रिमार्क्स, तो उसका मतलब होता है अभद्र टिप्पणियां या अपमानजनक टिप्पणियां की थी, तो जिसकी वजह से उनकी शिकायत की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके ऊपर एक और आरोप लगाया गया है कि जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, यानी कि हाई कोर्ट में जो कोई भी कार्यवाहियाँ होती हैं और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो न्यायिक प्रशासन संबंधित कार्य होते हैं, तो उसमें भी उन्होंने व्यवधान डाला। तो इनके ऊपर दो चार्जेस लगाए गए हैं, दो आरोप लगाए गए हैं कि एक तो उन्होंने जो सीनियर जज हैं, जो वरिष्ठ जज हैं, उनकी अवज्ञा की और उनका अपमान भी किया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, न्यायिक कार्यों में बाधा डाली। तो जस्टिस JS खेहर के नेतृत्व में 7 जजों की एक पीठ बनी है, तो अब वो इस पे एक फ़ैसला लेगी। तो जो फ़ैसला है तो शायद कल आ जाए कि उन्होंने क्या फ़ैसला लिया, लेकिन ये आपको बता दूं इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली लाइन आप पढ़ रहे होंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जज के खिलाफ 7 वरिष्ठ जजों की, वरिष्ठतम जजों की एक पीठ बैठी है कि वो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर संसद इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, तो उसके जो कानून है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, यानी कि इतना ज़्यादा उसके लिए बहुमत इत्यादि चाहिए कि वो आमतौर पे जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि संसद के द्वारा किसी भी जज को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को संसद के द्वारा हटाया गया हो। हालांकि आमतौर पे कहा जाता है कि महाभियोग लगा के संसद हटाती है, लेकिन महाभियोग शब्द का इस्तेमाल पूरे संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है। किसी और व्यक्ति को हटाने के लिए पदच्युति यानी कि रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि महाभियोग शब्द का प्रयोग। तो कभी भी अगर ऐसा आता है कि महाभियोग के द्वारा इन जजों को संसद हटा सकती है, तो उसको आप गलत लगाइएगा, क्योंकि महाभियोग जो है तो ये तो एक मीडिया का दिया हुआ शब्द है इनके लिए, जबकि वाकई में जो इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द का इस्तेमाल हुआ है संविधान में, तो वो मात्र और मात्र राष्ट्रपति के लिए हुआ है। किसी और को आप महाभियोग के द्वारा नहीं हटाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगली जो खबर है वो ये 1892 कावेरी पैक्ट एंड अनइक्वल बार्गेन्स, यानी कि 1892 का कावेरी समझौता एक अनइक्वल बार्गेन था, यानी कि एक गलत समझौता था। अर्थात ऐसा समझौता था जिसमें कि एक को ज़्यादा अधिकार मिले और दूसरे को कम मिले। तो दोस्तों, ये क्या था, तो मैं आपको बताता हूँ कि 1892 में क्या हुआ था कि उस ज़माने की मैसूर स्टेट यानी मैसूर राज्य और तत्कालीन मद्रास सरकार, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा चलाई जाती थी, उनके बीच कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर के एक समझौता हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उसी समझौते को आगे बढ़ाते हुए, उसी को आधार मानते हुए 1924 में एक और समझौता हुआ था। ठीक, तो जब ये दो समझौते हुए तो आम तौर पे बाद में जो समझौते हुए हैं तो उन पे इनका काफ़ी असर देखा गया है। यानी कि जो कावेरी पर एक ट्रिब्यूनल, एक न्यायाधिकरण बना था, तो उसने जो अपने फैसले दिए तो उनने भी पहले इन समझौतों को अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना, और उसके बाद इन्हीं के आधार पर फिर से फैसले दिए, जिसके खिलाफ कर्नाटक काफ़ी लंबे वक्त से आवाज़ उठाता जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है ना, तो ये दरअसल पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा कहना है कर्नाटक के वकील का सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि ये कर्नाटक के खिलाफ समझौता था, क्योंकि तब की जो मैसूर स्टेट थी तो उस पे हो सकता है कि दबाव बनाया गया रहा हो। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये पहले ऐसा कहा गया था कि जो मैसूर स्टेट थी उस ज़माने की, मैसूर राज्य था, तो उसके ऊपर इस बात को, इस समझौते को करने के लिए दबाव बनाया गया था। तो हालांकि जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए जानना ये है कि आखिर इस समझौते में ऐसा क्या था जिसके खिलाफ कर्नाटक है। तो दोस्तों, जो 1924 का समझौता था ना, तो वहाँ पे वो क्या कहता है कि मैसूर कुड नॉट डेवलप एनी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द रिवर विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ मद्रास गवर्नमेंट, यानी कि मैसूर राज्य ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि नदी से संबंधित कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सीधी सी बात नहरें की बात करने की, कोई भी ऐसी नहर या बांध या बैराज इत्यादि नहीं बना सकता है
जब तक कि मद्रास की सरकार उसे उसकी सहमति ना दे दे। तो दोस्तों ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात थी। तब मैसूर स्टेट को क्या दिया था इन्होंने, वो सहायक संधि कर ली थी मैसूर के राजा ने, तो इन्होंने उसको एक राज्य का दर्जा बनाए रखा था, लेकिन एक तरीके से वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था और वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के अंडर में ही सब कुछ अपना काम धाम करते थे। और जो मद्रास था तो ब्रिटिश इंडिया था, तो वहाँ तो कोई राजा वाजा छोड़े नहीं थे इन्होंने, वो तो पूरा का पूरा जो प्रशासन था वो सीधे ब्रिटिश चलाते थे। तो उस ज़माने में क्या था कि जो मद्रास था वो एक महत्वपूर्ण शहर था, मतलब मद्रास जो था एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। तो ब्रिटिशों को ये था कि चूंकि इस इलाके में हमारे पास खेती वगैरह के ज़्यादा अवसर हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि थोड़ा दबाव डाल के मैसूर पे एक वही एग्रीमेंट करवाया था जिसमें कि मद्रास राज्य को ज़्यादा पानी मिलना था, और साथ ही साथ ऐसा कोई भी निर्माण मैसूर राज्य नहीं कर सकता था जिससे कि मद्रास की ओर आने वाले पानी पे कमी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ मद्रास चेन्नई की बात नहीं कर रहा हूँ, मद्रास एक पूरी स्टेट हुआ करती थी, ठीक, मद्रास एक पूरा राज्य हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया का। तो था क्या कि दोस्तों उस ज़माने में तो ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, जिसमें कि क्या था कि मद्रास राज्य को लाभ मिला। आगे चल के जो मद्रास राज्य था तो वो टूट करके दो राज्यों में बना, तो एक आंध्र राज्य बना, दूसरा तमिलनाडु बना। तो था क्या कि अब जो आंध्र राज्य था तो कावेरी तो वहाँ से हट गई, यानी कि आंध्र में तो कावेरी अब रही नहीं, यानी कि जो मद्रास था तो वो उसका जो तमिलनाडु टूट करके हिस्सा आया तो कावेरी सिर्फ उसमें से बहती थी। तो इसी वजह से ये जो 1924 की पैक्ट थी, तो ये जो मैसूर और मद्रास के बीच थी, तो बाद में मैसूर और तमिलनाडु, यानी सीधी सी बात है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में चली गई, क्योंकि जो मैसूर का हिस्सा था वो कर्नाटक राज्य में आ गया। तो कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति चल रही है, तो आप मानिए कि काफ़ी कुछ इसी से प्रभावित चलती है। जो ट्रिब्यूनल्स हैं तो इसी के आधार पे वो अपने आदेश या फैसले सुनाते हैं, और कर्नाटक इसके खिलाफ है। तो दोस्तों इंडिया टू फ्रेम पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी, यानी कि भारत सिंथेटिक बायोलॉजी पर अपनी नीति बनाएगा। तो दोस्तों ये सिंथेटिक बायोलॉजी होती क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, तो यहाँ पे जो हरा हरा हाईलाइट है पहले आप उसको देखिए। द टेक्नोलॉजी कुड हेल्प प्रोड्यूस ड्रग्स, वैक्सीन, फ्यूल कंपोनेंट्स एंड अदर केमिकल्स, यानी कि ये जो तकनीक है सिंथेटिक बायोलॉजी की, तो इससे दवाएं बनाई जा सकती हैं, टीके बनाए जा सकते हैं, फ्यूल कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपने जो बायोफ्यूल इत्यादि सुना है ना, तो वो इसके माध्यम से बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो अदर केमिकल्स यानी कि अन्य रासायनिक पदार्थ हैं उनका भी निर्माण इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है, आप जरूर जाकर के बायोलॉजी किताब में आगे इंटरनेट में जाकर के इसको जरूर पढ़िएगा। तो सिंथेटिक बायोलॉजी का सीधा सा मतलब है संश्लेषणात्मक जीव विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज टेकिंग इट्स फर्स्ट स्टेप, यानी कि भारत उस चीज़ के लिए अपना पहला कदम उठा रहा है जिस विज्ञान के माध्यम से न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के विविध या नए प्रकारों का भी निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रयोगशालाओं यानी कि लैब्स में इस प्रकार के नए जीवों का, मतलब कि नए जीवाणुओं का निर्माण किया जाएगा जो कि क्या कार्य कर सकेंगे, जो कि कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन और रसायनों का निर्माण करेंगे जो कि कुछ विशेष कार्य करेंगे, यानी कि या तो ड्रग्स या दवाओं का काम करेंगे, या कि टीकों का काम करेंगे, या फ्यूल कंपोनेंट, या कोई और काम करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं इत्यादि, ये क्या हैं, ये सब एक कोशीय जीव हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। लेकिन है क्या दोस्तों कि ये जो एक कोशीय जीव हैं तो इन्हें प्रकृति अपने हिसाब से ही बनाती है, हम इन्हें अपने तरीके से अभी तक नहीं बना पाए हैं, ठीक, कि ये हमारे लिए उपयोगी हो सके। यानी कि प्रकृति ने उनको जैसा बनाया है, तो अगर वो हमारे लिए खतरनाक है तो खतरनाक ही रहेंगे, हमारे लिए अगर उपयोगी हैं तो उपयोगी हैं, ठीक। हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं बना पाए हैं अभी तक, कोई भी जीवाणु या कोई भी सूक्ष्म जीव जो कि हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य करे। हालांकि प्रयोगशालाओं में काम हो रहे हैं और वहाँ पे शायद कई सारे ऐसे बना लिए गए हैं, यूएस वगैरह में शायद कई सारे ऐसे माइक्रोब्स जो हैं सूक्ष्मजीव बना लिए गए हैं, लेकिन जब भारत की बात हम करते हैं तो भारत में अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं बना पाए हैं। तो जब मैं कहता हूँ कुछ हम नहीं बना पाए हैं तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ। यूएस, यूके और जापान वगैरह में तो इस पर शायद काफ़ी लंबे वक्त से शोध हो रहा है, तो काफ़ी कुछ बन भी गए होंगे। तो दोस्तों पहली बात तो आपको ये बता दूं कि इससे संबंधित जो कुछ भी होता है कार्य वो कौन देखता है, पर्यावरण मंत्रालय। तो आपको बता दूं कि जो बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी से संबंधित जो भी कार्य होता है तो उसे कौन देखता है, पर्यावरण मंत्रालय। तो यहाँ पर ये कहना है पर्यावरण मंत्रालय का कि हम इससे संबंधित जो विभिन्न एक्सपर्ट हैं, यानी विभिन्न
विशेषज्ञ हैं जिन्हें कि इस बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, और वो जो कि भारत में इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो भारतीय प्रयोगशालाएं हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा सिंथेटिक बायोलॉजी संबंधित या बायोटेक्नोलॉजी संबंधित कार्य कर रहा है तो उन सारे लोगों को हम बुलाएंगे और उनसे हम एक विचार विमर्श करेंगे, ताकि हम जान सकें कि अगर हम इस पे अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें हमें इसके लाभ क्या होने चाहिए, इसे खतरे क्या हैं और इसमें क्या क्या निहितार्थ हैं, इन सारी बातों का पहले से विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो वो हमें इस बात के लिए रास्ता सुझाएंगे कि कैसे एक नई पॉलिसी, नई नीति इस पर बनाई जाए। तो दोस्तों, सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है, तो ये तो मैंने आपको शुरू में बताया कि उससे क्या क्या बन सकता है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि आर्टीमेसिनिन नाम की एक दवा बनी है। ठीक, ये कैसी दवा है? ये एंटी मलेरियल यानी कि प्रति मलेरिया अर्थात मलेरिया को ख़त्म करने वाली एक दवा है। तो ये कहा जाता है कि ये यीस्ट, यानी कि आपको यीस्ट पता होगा क्या होता है, जिसे कि हम खमीर कहते हैं, तो उसी अंग्रेजी में यीस्ट कहा जाता है। आमतौर पे हिंदी में भी आजकल इसे यीस्ट ही कहते हैं। तो यीस्ट क्या होता है दोस्तों? ये एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म जीव होता है जो कि क्या करता है, चीज़ों को सड़ाने का काम करता है। जब चीज़ों को सड़ा दिया जाता है, तो यानी कि सड़ाने का मतलब फर्मेंटेशन या किण्वन जिसे बोलते हैं ना, तो किण्वन व फर्मेंटेशन की क्रिया करता है। और जब किण्वन या फर्मेंटेशन के द्वारा किसी पदार्थ को सड़ा के दिया जाता है तो उसके रासायनिक गुण जो हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं, और जब वो बदल जाते हैं तो उनमें कुछ नवीन गुण ऐसे आ जाते हैं जो कि उसमें पहले नहीं थे। तो ये कहा जा रहा है कि यीस्ट से जो एक नई दवा बनी है फर्मेंटेशन या किण्वन के द्वारा, उसका नाम है आर्टीमेसिनिन। तो जो आर्टीमेसिनिन है वो कैसी है? एंटी मलेरियल ड्रग है। तो ऐसी बहुत सारी और भी ड्रग्स और भी दवाएं बनाई जा सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को सेंसर की भांति भी इस्तेमाल करने के लिए निर्मित किया गया है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, तो ये इन विट्रो यानी कि अगर मनुष्य किसी जीव के अंदर कोई भी अगर विषाणु इत्यादि बैठा है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इन विवो यानी कि अगर मनुष्य के शरीर के भीतर, सॉरी, इन विट्रो का मतलब होता है कि मनुष्य के शरीर के बाहर, और इन विवो का मतलब होता है मनुष्य के शरीर के भीतर। तो यानी कि सीधी सी बात है कि चाहे वो वायुमंडल में हो, जलमंडल में हो, मनुष्य के शरीर के कहीं बाहर हो, या कि फिर मनुष्य के शरीर के अंदर हो, या जीव के शरीर के अंदर हो, कहीं पर भी हो, तो उनका जो सेंसिंग है उन सारे विषाणु इत्यादियों का, वो इसके द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की नहीं रहेगी कि हम अपना सैंपल दें खून का इत्यादि का, जिससे कि वो आगे चल के डिटेक्ट करे कि इसमें आपको क्या बीमारी है। तो अगर ये सारी टेक्नोलॉजी आगे चल के आ जाती हैं तो सीधे जो सूक्ष्म जीव हैं तो वही डिटेक्ट कर लेंगे, वही इस बात को खोज लेंगे कि आपके अंदर कौन सा वायरस है, कौन सा जहर है, कौन सी चीज़, अगर कोई भी गड़बड़ चीज़ है तो वो कौन सी है, वो सीधे इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकेंगे, खोज सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था कि पिछले साल दिसंबर में पर्यावरण मंत्रालय ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया था, उसका नाम है दोस्तों CBD। तो ये बहुत ही आवश्यक है, ये बिल्कुल आ सकता है। तो इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आप इसको ज़रूर इंटरनेट पर देखिएगा कि ये क्या है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो कि आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, इंडिया सो फार हैज़ नो पॉलिसी। सो फार का मतलब होता है दोस्तों अब तक। ठीक, तो भारत के पास अब तक कोई भी सिंथेटिक बायोलॉजी पर नीति नहीं है, और अभी तक नीतियाँ तो नहीं बनी हैं, लेकिन इनका ये कहना है, प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये कहा कि हम इस बात का वादा करते हैं कि हम सिंथेटिक बायोलॉजी पर भारत के विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखने के लिए अगली मीटिंग में कुछ न कुछ योजना ज़रूर बनाएंगे। हालांकि बाद में क्या था कि जो अमित प्रसाद हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के, उन्होंने बाद में क्या कहा, वी डू नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू पुट इन प्लेस एनी पॉलिसी इमीडिएटली। यानी कि त्वरित रूप से, तुरंत रूप से इस संबंध में कोई भी नीति बनाने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। तो यानी कि बाध्य नहीं है, तो हो सकता है कह रहे हैं कि भाई हम लेट भी कर सकते हैं, तो हम पे आरोप मत लगाना। तो दोस्तों, अगली खबर ये, यूएस चेंजेस लॉज फॉर इजी ट्रांसफ़र ऑफ आर्म्स टू इंडिया। यानी कि यूएस ने अपने उन कानूनों में परिवर्तन किया है जिससे कि भारत को अब हथियार देना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, जो पूरी खबर का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हथियार दिए जाते हैं तो आमतौर पे हर देश सभी को वो सारे हथियार नहीं देता है जो कि उसके पास होते हैं। ठीक, तो है क्या कि न्यूक्लियर तो कोई किसी को नहीं देता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण और नई तकनीक वाले हथियार होते हैं ना, तो भी जो हैं बड़े देश वो दूसरों को नहीं देते हैं। ठीक,
और हथियार देने में भी कई सारे पार्टनरशिप होती हैं। तो है क्या कि जैसे इसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर डिफेंस पार्टनर। तो दोस्तों अभी तक भारत अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ के कानूनों के हिसाब से भारत को वो सारे महत्वपूर्ण हथियार नहीं दिए जा सकते थे जो कि अमेरिका उसे दे सकता था, जो कि अमेरिका अपने बाकी के साथियों को अब तक देता रहा था, ठीक, जो कि उसके मेजर डिफेंस पार्टनर थे। तो है क्या दोस्तों कि एक तो भारत जो है वो तो नाटो का सदस्य है नहीं, अगर होता तो उसको ये सारी चीज़ें पहले से ही मिल जाती, ठीक, नंबर एक। नंबर दो क्या है कि नाटो में भारत आगे भी नहीं जाएगा, तो इसी वजह से क्या है कि अमेरिका चाहता तो था कि भारत नाटो में आ जाए, पर नाटो में नहीं जाने की वजह से अमेरिका ने भारत को एक ऐसा दर्जा दिया है मेजर डिफेंस पार्टनर का कि लगभग जो चीज़ें वो अपने नाटो मित्रों को देता था, नाटो से जुड़े बाकी देशों को देता था, वो भारत को आसानी से दे पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ कानूनों में एक परिवर्तन किया है, जिससे कि अब इन सारी चीज़ों का भारत में जो आगमन है अमेरिका से वो थोड़ा आसान हो पाएगा। तो दो चीज़ें होती थी दोस्तों कि एक तो होता है कि हथियारों की सप्लाई और दूसरा होता है दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि हथियार बनाने की जो तकनीक है उसकी भी सप्लाई। तो दोस्तों आमतौर पे लोग हथियार तो दे देते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक। लेकिन जब कोई आपका मेजर डिफेंस पार्टनर बन जाएगा तो आप उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसे अपनी तकनीक का हस्तांतरण भी कर सकते हैं ताकि वो देश आगे चल के अपने से उन हथियारों का निर्माण कर सके और आप पे निर्भर ना रहे। तो आमतौर पे दोस्तों क्या होता है कि हर देश अपने लिए कानून बना के रखता है कि हम हर किसी देश को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी तो हमने अपने से खोजी है ना, अपने से आविष्कार की है बड़ी मेहनत से, तो हम क्यों किसी को इतनी आसानी से दे देंगे। लेकिन भारत का भी कहना था कि हम आपसे हथियार तभी लेंगे जब हम आप हमको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करें, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो हम आप पे लगातार इस बात के लिए निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर आप हमको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हम आपसे ज़रूर हथियार लेंगे। तो क्या था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तब तक नहीं होती है जब तक कि आप मेजर डिफेंस पार्टनर ना हों, ठीक। तो मेजर डिफेंस पार्टनर बन गया है और वहाँ पे कुछ जो नियम कानून है उनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। तो दोस्तों अगली जो खबर है कि अनसर्टेनिटी ओवर यूएस न्यूक्लियर प्लांट्स फॉर इंडिया, यानी कि इस बात पे काफ़ी अनिश्चितता के बादल घिर गए हैं कि जो यूएस ने भारत के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी, न्यूक्लियर डील प्लांट्स बनाने के लिए की थी, न्यूक्लियर संयंत्र बनाने के लिए की थी, वो ज़रा खटाई में पड़ती नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यूएस की जो कंपनी है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र भारत में बनाने के लिए राजी हुई थी, उसका नाम है वेस्टिंग हाउस। और वेस्टिंग हाउस को दोस्तों 2006 में जापानी कंपनी तोशिबा ने ख़रीद लिया था। लेकिन दोस्तों अब तोशिबा ये कह रही है कि हम न्यूक्लियर बिजनेस से बाहर आना चाहते हैं। तो यानी कि जिसको भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने थे, अगर वही बिजनेस से व्यापार से बाहर चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत को फिर किसी ऐसे दूसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वालों से बात करनी पड़ेगी, तो उसमें फिर से 1-2 साल लग जाएगा, ठीक। तो है क्या दोस्तों कि ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या इसलिए बन गया है क्योंकि हमने इनसे कहा था कि आप हमारे यहाँ 6 नाभिकीय रिएक्टर लगाइए। लेकिन है क्या कि अब बातचीत उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, हम काफ़ी आगे तक चले गए थे। और आपको पता होगा कि एक न्यूक्लियर लायबिलिटी यानी कि अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो उस पर कौन कितना जिम्मेदार होगा, तो उस पर भी बहुत पुराना एक झगड़ा चला था भारत और इन प्लांट्स के बीच कि भारत कहता था कि आपको इतना देना पड़ेगा, उस पर हर्जाना इत्यादि इत्यादि, जबकि ये कहते थे कि नहीं हम एक बार प्लांट बना देंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उसमें कुछ भी होता है तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसमें काफ़ी लंबे वक्त बाद, काफ़ी सौदेबाजी के बाद एक निर्णय हो पाया था। तो दोस्तों सोचिए कि ले दे करके तो नेगोशिएशन हुआ, ठीक, ले दे करके तो सौदेबाजी हुई और अंतिम में सौदेबाजी के बाद ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो इस बिज़नेस से ही बाहर जा रहे हैं, तो अब किसी दूसरे से बात करो। तो है क्या कि जो भारत के आणविक ऊर्जा विभाग के सचिव हैं तो उन्होंने ये कहा कि हालांकि आधिकारिक तौर पे हमें ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं भेजा है कि हम इस बिज़नेस से बाहर आ रहे हैं या इत्यादि इत्यादि, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माणाधीन संयंत्र हैं उन पे वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक।
तो हालांकि ये आगे उन्होंने लिखा कि वे एक्सपेक्ट डिसीजन आफ्टर देयर बोर्ड मीटिंग सून, यानी कि जब कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होगी तो उसके बाद हम ये आशा करते हैं कि कुछ ठोस निर्णय आएगा और हम उसी पे आगे चल के देखेंगे क्या होगा। और उन्होंने कहा कि आवर डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन, यानी कि हमारा जो चर्चा है इस संबंध में वो लगातार चल रहा है। वी डोंट हैव ए क्लियर आंसर टू दिस टुडे, आज हमारे पास इसके संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। मे बी इन अ मंथ, हो सकता है कि 1 महीने में हम इसके संबंध में सही जवाब देने की स्थिति में आ पाएँ। तो जो वेस्टिंग हाउस है जो कि तोशिबा के द्वारा खरीद ली गई थी, तो उसने क्या किया था कि 2005 में भारत से एक समझौता किया था कि वो AP1000 जो एक टेक्नोलॉजी है रिएक्टर्स की, जो एक ब्रांड है, तो वैसे वो 6 रिएक्टर भारत में बनाएगा। लेकिन अब दोस्तों अब दिक्कत यही है कि जब ये कंपनी पीछे हट जाएगी तो कौन बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भारतीय हैं उनका ये कहना है कि नॉर्मली सच बिग कंपनीज डोंट शट डाउन, यानी कि आमतौर पे इतनी बड़ी कंपनियां बंद नहीं होती हैं। एंड वी आर हियरिंग दैट समवन विल बैंक रोल देम, और हम इस बात के लिए हम सुन रहे हैं कि कोई ना कोई इन्हें बैंक रोल करेगा, यानी कि इन्हें वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करेगा, जैसे कि जापानी सरकार है या जापान डेवलपमेंट बैंक है। तो इनका ये सोचना भी भारतीयों का कि ये चूँकि जिस वित्तीय समस्या के आड़े आकर के ये अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई इनकी ज़रा से वित्तीय मदद कर दे या कि इस चीज़ का अधिग्रहण कर ले, ताकि ये पूरा जो बिजनेस है ये बंद ना होने पाए। तो अब अगर ऐसा बिजनेस इनका बंद हो जाता है तो फिर से वही नया चपड़ चालू होगा, भारत को जाकर के फिर से किसी नए न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माता से मिल करके फिर बात करनी पड़ेगी, फिर उनकी अपनी अलग लायबिलिटी को लेकर के शर्तें होंगी, फिर उसमें 2-4 साल लगेगा, तो सब कुछ लेट हो जाता है। तो भारत नहीं चाहता कि जो तोशिबा है पूरी तरीके से बंद हो जाए, यानी कि जो वेस्टिंग हाउस है पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जो NPCIL है, तो आप ज़रूर जानिए कि भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का विनियामक है तो कौन है, NPCIL है। तो इसके संबंध में आपको अच्छी जानकारी सदैव रखनी चाहिए, तो इसके बारे में इंटरनेट में अवश्य देखिएगा कि NPCIL क्या है, ठीक। तो NPCIL और वेस्टिंग हाउस के बीच ही इस संबंध में सौदेबाजी चल रही थी। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि चाइना टू रेस्क्यू ऑफ पाकिस्तान अगेन, यानी कि चीन जो है तो फिर से पाकिस्तान का बचाव करेगा। तो आपको पता है कि मसूद अजहर के संबंध में भारत ने US से एक सिफारिश की थी कि मसूद अजहर को जो UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो उसके द्वारा इसको एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए। तो क्या किया था कि US ने पहले एक अपना आवेदन डाला था इस बात के लिए, पर चीन ने उसको वीटो कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों कि जो सुरक्षा परिषद है वहाँ पे किसी भी निर्णय पे अंतिम आदेश तभी जारी हो सकता है जब 5 के 5 जो परमानेंट सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, वो उस पर अपनी सहमति दें। अगर उनमें से एक भी उसके खिलाफ हो जाता है तो उसे वीटो कहते हैं, और अगर एक भी खिलाफ हो जाता है तो वो पूरा का पूरा निर्णय अपने आप स्थगित हो जाता है, भले ही उसमें 4 लोग उसका समर्थन ही क्यों ना कर रहे हों। तो जो है इस पूरे मुद्दे में फ्रांस, UK और US तीनों ही भारत के मुद्दे का समर्थन कर रहे थे कि मसूद अजहर को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, पर चीन बार बार उसका वीटो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जाने लायक जो बात है वो ये है कि ओबामा प्रशासन भी भारत के साथ था और ट्रंप प्रशासन भी भारत के साथ है इस मामले मसूद अजहर के मामले में। तो ये तो हमें मान के चलना चाहिए कि आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार आ गई तो ये फिर से उस मसौदे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि चीन टू रेस्क्यू, यानी कि चीन रेस्क्यू करेगा, यानी कि जब वो रखेंगे तो फिर से चीन क्या करेगा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए उस पर वीटो करेगा। तो थोड़ा सा आपको एक तकनीकी पक्ष बता देता हूँ। तकनीकी पक्ष दोस्तों ये है कि जब UNSC की मीटिंग होती है आतंकवाद पर, तो एक कमेटी बनाई गई है, ठीक। तो उस कमेटी का नाम है अल-कायदा, तालिबान एंड IS सैंक्शन कमेटी, ठीक। तो जब ये कमेटी बैठती है ना किसी मुद्दे को लेकर के, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के, और खासकर इस मुद्दे को कि किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना चाहिए, तो यहाँ पे 2 सिद्धांत काम करते हैं। एक सिद्धांत है यूनानिमिटी, यानी कि एक स्वरता का, दूसरा नाम है एनोनिमिटी, यानी कि वो नाम जाहिर नहीं किया जाएगा कि किसने किसके पक्ष में वोट किया, ठीक। तो ये है दोस्तों कि यूनानिमिटी का मतलब होता है कि जब तक सभी देश इस पे, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देश इस पे सहमत नहीं होंगे तब तक आदेश जारी नहीं होगा। इसे कहते हैं यूनानिमिटी, यानी एक स्वरता। और दूसरा एनोनिमिटी, यानी कि
बेनामी, अर्थात किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर किस देश ने वीटो किया, क्योंकि जो वोटिंग होती है ये सीक्रेट वोटिंग होती है। अब हालांकि दोस्तों 5 देश तो हैं ही, ठीक। अब ये कोई विधानसभा का चुनाव तो नहीं है, ठीक, कि लोकसभा का चुनाव है, किसने किसको वोट किया नहीं पता। अब 5 देश में कौन किसके समर्थन में है, कौन किसके विपक्ष में है, तो दुनिया जानती है। तो यहाँ पे अगर वीटो पड़ता है तो अपने आप ही पता चल जाता है ना कि कौन है, तो ये तो छुपाने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कि कितनी हास्यास्पद बात है कि जब ये इसके रिज़ल्ट आते हैं तो चीन जो है तो बोलता है कि हम इसके बारे में नहीं कहेंगे कि हमने वीटो किया कि नहीं किया, ठीक। वीटो हो गया प्रस्ताव, ये आप जानिए, ये हमसे न पूछे कि वीटो किसने किया। तो भारत हमेशा से इस बात का विरोध करता रहा है कि ये जो हिडन वीटो है, ये जो छुपा हुआ वीटो है, तो ये बहुत ही बुरा है। चाहिए यूएनएससी को कि इस चीज़ पे एक वो स्पष्ट रूप से अपना मत दें कि किसने इसके पक्ष में वोट दिया, किसने विपक्ष में वोट दिया, उसको साफ तौर पे बताया जाए। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं किया जाता है, ये सीक्रेट रखा जाता है। हालांकि सीक्रेट कुछ नहीं है, सबको पता है किसने वीटो किया है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि जब पहली बार इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएस ने अपना प्रस्ताव दिया था, तो पहले तो चीन ने 6 महीने तक उसको तकनीकी तौर पर लटकाए रखा कि विचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढकाना कर रहे हैं, ठीक। फिर अंतिम में क्या हुआ कि 3 महीने के लिए उसने और इसको लटका दिया और आखिर में जा करके इसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि वीटो कर दिया तो ब्लॉक हो गया। तो दोस्तों जब कोई भी मामला अंतिम में ब्लॉक हो जाता है ना, तब फिर उसका जो मसौदा है वो दोबारा पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मसौदा लटका हुआ है ना, कि जैसे कि आपने देखा कि पहले 6 महीने फिर 3 महीने चीन ने लटकाया, तो ऐसी स्थिति में उस मसौदे को दोबारा आप डाल भी नहीं सकते यूएनएससी में। तो है क्या कि दोस्तों अगर नया मसौदा आता है तो चीन देखिएगा इसको वीटो तुरंत नहीं करेगा, पहले 6 महीने लटकाएगा, फिर हो सकेगा तो फिर 3 महीने लटकाएगा और फिर अंतिम में जाके वीटो करेगा। तो 9 महीने अपने आप मिल जाएंगे मसूद अजहर साहब को। तो मतलब कि ऐसे दुष्ट लोगों को बचाने के लिए चीन अपनी पूरी ताकत एक कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगली खबर ये है कि बीजिंग हैज़ नो मिलिट्री प्लान्स इन हम्बनटोटा। तो यानी कि चीन का जो एक सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, तो वहाँ पे एक लेख छपा था। उसमें लेख में ये कहा गया, भारत पे आरोप लगाया गया कि भारत बार बार अपनी इन चिंताओं को जाहिर करता है कि हम्बनटोटा में चीन की मदद से जो बंदरगाह बनाया जा रहा है, तो दरअसल पे वहाँ पे चीन अपनी रणनीतिक भूमिका इस्तेमाल करना चाहता है, वहाँ पे अपनी सैनिक दखलंदाजी करना चाहता है, वहाँ पे अपने सैन्य बेस बनाना चाहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चीन की तरफ से एक ऐसा बयान आया है कि भारत को ये बात का हवा नहीं बनाना चाहिए कि हम वहाँ पे कुछ बना रहे हैं, हम कुछ नहीं बना रहे। लेकिन दोस्तों है क्या कि भारत तो इस मामले में संवेदनशील है कि लगातार जैसे हिंद महासागर में चीन अपनी बढ़त बनाता जा रहा है, तो वो भारत के लिए आगे चल के ख़तरनाक हो सकती है। तो चूँकि भारत नहीं चाहता कि इस पूरे इलाके में कोई भी ऐसा देश, खासकर चीन जैसा उभरता हुआ सुपर पावर, आकर के अपनी दखलंदाजी इतनी ज़्यादा बढ़ा ले कि आगे चल के उनके ऊपर वो संकट मंडरा करे और उन्हीं के जहाज़ों और उन्हीं की पनडुब्बियों पे आगे चल के दुनिया भर के अड़ंगे लगाए, उनको आगे न जाने दे, या कि दुनिया भर की जो नाटकबाजी होती हैं वहाँ पर समुंदरों में, तो ये सब ना हो। इसलिए भारत नहीं चाहता कि ये आकर के हम्बनटोटा में अपना कोई सैन्य बेस बनाए, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी काम दरअसल पे नहीं किया जा रहा है चीन की तरफ से जिसका मकसद ये हो कि वो भारत को पैसिफाई यानी शांत करना चाहता है, इन सीधी बात प्रतिसंतुलित करना चाहता है हिंद महासागर में। तो यानी कि एक तरीके से इसकी तरफ ये बयान आ रहा है, श्रीलंका की तरफ से और चीन की तरफ दोनों से ही आ रहा है कि ये जो पोर्ट बनाया गया है, जो है बंदरगाह बनाया गया है, तो इसका उपयोग सिर्फ नागरिकों के लिए है, इसका सिविलियन उपयोग होगा, इसका कोई मिलिट्री उपयोग नहीं किया जाएगा। और भारत जो बार बार अपनी चिंता जाहिर कर रहा है कि हमें पैसिफाई करें, यानी कि हमें प्रतिसंतुलित करने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा उसमें सच्चाई नहीं है, ऐसा कहना है चीन का। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी खबर ये है कि सेंटर अलाउस PMGKY डिपॉजिट्स इन पार्ट्स, यानी कि केंद्र सरकार ने PMGKY योजना में जो जमाएं हैं उनको अलग अलग हिस्सों में भी जमा करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि PMGKY क्या है। तो PMGKY ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी अनअकाउंटेड मनी, यानी कि ऐसा पैसा है जिसके बारे में अभी तक आपने किसी को नहीं बताया, यानी कि टैक्स चोरी करके या किसी भी गलत तरीके से उस पर कमाया और उस पर टैक्स नहीं दिया, अर्थात अगर आपके पास काला धन किसी भी तरीके का है,
तो आप उसे जाहिर कर दीजिए सरकार के सामने, तो सरकार उस पर 50% जुर्माना लगाएगी। 25% को बैंकों में 4 साल के लिए जमा कर दिया जाएगा, जिस पे आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगी, और मात्र 25% उसका जो पैसा है वो आपको वापस किया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक, तो ये तो कहना था किसका, सरकार का। और सरकार ने ये कहा कि इस प्रकार हमें जो कुछ भी धन प्राप्त होगा तो उससे हम एक योजना चलाएंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PMGKY। ठीक, तो इसमें अभी तक जो था दोस्तों, ये कहा गया था कि सारी की सारी जो आपकी अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी यानी काला धन है उसको आप इकट्ठा ही जाहिर करेंगे, और उस पर हम इकट्ठा 50% पहले जुर्माना लगाएंगे और उसका 25% बैंकों में स्थायी रूप से 4 वर्ष के लिए जमा कराएंगे, जिसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और उसमें 25% आपको दिया जाएगा। ठीक, तो ये कार्य आपको एक साथ करना था। लेकिन अब कई सारे लोग सामने नहीं आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम इकट्ठा नहीं जमा कर सकते इतना पैसा, ये वो दुनिया भर का। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर आप उसको हिस्से हिस्से में करके भी जमा करना चाहते हो तो हम उसके लिए संशोधन कर देते हैं। तो सरकार ने कहा कि आप चाहो तो अपनी काले धन को अलग अलग हिस्सों में भी जाहिर करके उसे जमा कर सकते हो। तो दोस्तों, OIL-PSUs मर्जर में क्रिएट एम्प्लॉयज़ इश्यूज़, यानी कि जो तेल PSU हैं अगर उनका विलय कर दिया गया आपस में तो इससे कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे उभर आएंगे। तो दोस्तों, ये मुद्दा मैंने अभी तक नहीं लिया था, मुझे पता था कुछ ना कुछ आएगा। तो दोस्तों, एक नई कवायद चल रही है और बजट में इसका प्रस्ताव दिया गया है कि देश की जितनी भी बड़ी तेल कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी तेल कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, ONGC, ऑल इंडिया लिमिटेड, दुनिया भर की जितनी हैं, इन सबको मिला करके एक ही कंपनी बना दिया जाए, ताकि ये इतनी बड़ी कंपनी हो कि अगर किसी भी प्रकार का जो ग्लोबल इम्पैक्ट आता है, यानी कि दुनिया भर में जो तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं या कि कुछ भी ऐसा होता है, तो उनमें कंपनियों के रेवेन्यू पे, राजस्व पे जो बुरा असर कई बार पड़ता है, तो उतना ज़्यादा ना पड़े। तो उससे निपटने के लिए इन्होंने क्या कहा था कि हम सारी कंपनियों, तेल कंपनियों को मिला के एक बड़ी कंपनी बनाएंगे। तो दोस्तों, ये एक और मकसद था, साथ ही साथ कि जो ये बड़ी तेल कंपनी होगी तो जो दुनिया भर में तेल कंपनियां हैं तो उनसे ग्लोबली compete कर पाएगी, यानी वैश्विक रूप से उनसे प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेस है संसाधन के लिए और जो तेल की कीमतों में बदलाव होते हैं उनके प्रति ये कम वल्नरेबल होगी, यानी कि उस पर इसका जो त्वरित असर पड़ता है, बुरा असर, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो बड़े झटके सह सकती है, क्योंकि इतना उसके पास वित्तीय संसाधन होता है। तो दोस्तों, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने क्या कहा था कि जो CPSE हैं, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता था। तो उनका कहना था उनको बेहतर बनाने का तरीका है कंसोलिडेशन यानी एकीकरण, मर्जर यानी विलय, और एक्विजिशन यानी अधिग्रहण। तो 3 बातें की थी, कंसोलिडेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो इन 3 के माध्यम से किसी भी सरकारी कंपनी को, सरकारी उपक्रम को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा, मर्जर का, समझ रहे हैं ना, मर्जर यानी विलय, कंपनियों का विलय करके यहाँ पे उसका उपयोग किया जाएगा। तो इससे समस्या क्या उत्पन्न होगी, तो मैंने तो आपको पहले मुद्दा बता दिया, अब समस्या बताता हूँ दोस्तों। तो समस्या ये उत्पन्न होगी कि हो सकता है कि कर्मचारी और इन कंपनियों में जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो ज़्यादातर शेयर इन कंपनियों के तो सरकार के पास होते हैं, लेकिन इनके कुछ शेयर्स जो कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश से बेच देती है, तो जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं क्या इसके लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पे 3 समस्याएं उन्होंने गिनाई है। तो पहला उन्होंने कहा है कि जो पहली समस्या है मैनेजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि दोस्तों जब सारी कंपनियाँ एक हो जाएंगी तो इसमें किस कंपनी, हर कंपनी के अपने जो प्रमोशन के रूल हैं, जो बोनस के रूल हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, ये सारे कंपनियों की दोस्तों अलग अलग हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब ये एक कंपनी बन जाएगी तो इस पूरी प्रणाली को एक करना पड़ेगा। तो वो किस कंपनी की प्रणाली होगी जिसको कि इन बाकी कंपनियों पे थोपा जाएगा, या सारी प्रणालियों को समाप्त करके कोई नई प्रणाली बनाई जाएगी। तो है क्या दोस्तों कि जो सारी प्रणालियां होंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं किसी एक कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं तो उनको ज़्यादा बड़े पद मिल जाएं, जो बाकी हैं तो वो उनको शायद बड़े पद ना मिले, क्योंकि जो कंपनी बड़ी बनेगी तो उसमें जाहिर तौर पे अब 5 कंपनियां मिलेंगी तो भाई 5 कंपनियों का चेयरमैन तो एक ही होगा ना, 5 चेयरमैन तो नहीं होंगे उसके। तो है क्या दोस्तों कि जो बाकी कंपनियाँ हैं तो वो ये सोच सकती हैं कि इससे हमारे जो
एम्प्लॉई हैं उन पे असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे कंपनी में जो ऐसे बहुत सारे पद हैं तो एक कंपनी बनने पे वो सारी पद जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो उन पदों पर कौन बैठेगा, कौन सी बड़ी कंपनी का बंदा वहाँ पे बैठेगा, उसका निर्धारण इत्यादि कैसे होगा, ये सब बड़े ही दोस्तों जटिल काम होते हैं। और यही वजह थी कि शायद आपको पता होगा कि स्टेट बैंक में अभी जो बाकी 5 बैंकों का विलय किया गया तो भारी विरोध हो रहा था। इसी वजह से हो रहा था क्योंकि मैनेजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो कर्मचारी हैं तो उनका एकीकरण सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक, तो इस वजह से कई सारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो इस बात से डरते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में उनके प्रमोशन इत्यादि के, उनके बेहतर पदों पर जाने के जो चांस हैं वो इससे कम हो जाएं। दूसरा दोस्तों है एड्रेसिंग द ओवर कैपेसिटी। ठीक, तो दोस्तों जो ओवर कैपेसिटी या अति क्षमता है, इसका ये मतलब होता है कि काम करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों का होना। अब जैसे दोस्तों क्या होगा कि अभी क्या है कि अभी जैसे कोई भी एक फील्ड है तो इन सारी कंपनियों का अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट लीजिए तो उसमें चीफ इंजीनियर होता है, फिर सब इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फिर सब इंजीनियर, फिर उसके बाद फोरमैन, फिर लेबर, ये सब होते हैं। ठीक, अब दोस्तों जब एक बड़ी कंपनी बन जाएगी तो हर डिपार्टमेंट के लिए इतने सारे, जैसे 5 कंपनियां मिलकर, अगर 5 कंपनियां मिल करके एक कंपनी बनाती हैं तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी थोड़ी है कि उन 5 कंपनियों में जितने सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे लगे थे उनको वहाँ पे लिया जाना ज़रूरी हो। उनकी संख्या कम की जा सकती है, और जब कम करना है संख्या को तभी तो हम मर्जर कर रहे हैं, विलय कर रहे हैं, ताकि जो कॉस्ट है, लागत है कंपनियों को चलाने की, वो कम हो जाए, ताकि उनका जो रेवेन्यू है, राजस्व, वो बढ़ जाए। तो है क्या कि अगर हमको उतने ही एम्प्लॉय रखने होते तो हम फिर मर्जर क्यों करते, विलय क्यों करते। तो जो ओवर कैपेसिटी है दोस्तों, तो ये है कि इससे आपको एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा कुछ को। ठीक, या कि फिर ऐसा है कि आप नई भर्तियां उस पर आपको बंद करनी पड़ेंगी। तो इससे कई सारे जो एम्प्लॉय हैं तो इस बात के लिए डरे हुए हैं कहीं उनकी नौकरियां वगैरह ना चली जाएं अगर ओवर कैपेसिटी होती है, या कि फिर उनको किसी ऐसे डिपार्टमेंट में ना डाल दिया जाए कि जैसे कि है क्या कि कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि उसको ठीक लग रहा है, कई वर्षों से कर रहा है। ठीक, लेकिन अब ये है कि ओवर कैपेसिटी यानी कि उस डिपार्टमेंट में जो बाकी कंपनियां थी तो 4 कंपनियों के बंदे को लेकर के वहाँ पे लगा दिया गया, और जो 5वीं कंपनी के उसी डिपार्टमेंट के बंदे थे तो उनको कहा गया कि अब आपका तो कोई काम बचा नहीं, तो चूंकि आपको निकालना भी उचित नहीं तो आप फलाना काम करो। तो जब उनको नए काम दिए जाते हैं तो उनको लगता है फिर नया काम सीखना पड़ेगा, हम उसके प्रति जो हैं तो अभी हमारी आदत नहीं है और वो हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, मतलब कि वो उसके प्रति थोड़ा सा अजीब टाइप का भाव दिखाते हैं कि हम वो नया काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम 20 साल से तो इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तीसरी जो समस्या है दोस्तों वो ये है कि जो प्राइवेट शेयर होल्डर हैं तो क्या इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि दोस्तों है क्या कि प्राइवेट शेयर होल्डर तो जैसे जिसने BPCL में यानी भारत पेट्रोलियम पैसा लगाया है तो उसको क्या लेना देना कि HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कि इंडियन ऑयल में क्या चल रहा है। तो इंडियन ऑयल या HPCL भाड़ में जाएँ, चाहे उनका शेयर बढ़े चाहे गिरे, तो BPCL में जिसने शेयर लगाया उसको तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब सब आप कंपनियाँ सारी जोड़ करके एक कंपनी बना देंगे तो इससे क्या है कि उसके पूरी कंपनी के रेवेन्यू पे क्या असर पड़ता है। तो ये तो शेयर होल्डर्स उसके लिए चिंतित होंगे ना कि भाई हम पहले जिस कंपनी पे अपने शेयर लगाए थे तो वो तो अच्छा काम का मुनाफा कमा के दे रही थी, अब ये सारी कंपनियां आप मिला के इकट्ठे कर दी हो, इसका जो टोटल मुनाफा है वो कम हो गया है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, 3 प्रकार की समस्याएं मैंने आपको बताई, तो आप इनको ज़रूर गौर कीजिएगा, इन पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगली खबर है दोस्तों, PSU बैंक्स टू ज्वाइन भीम बाई फरवरी एंड, यानी कि फरवरी के अंत तक सारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सभी के सभी भीम को अपने यहाँ चालू कर देंगे। तो दोस्तों है क्या कि आपको एक चीज़ नहीं पता होगी कि भीम कितनी बार डाउनलोड हुआ 1,38,00,000 बार डाउनलोड, लेकिन जो चालू हुआ, जिन यूज़र ने अपने बैंक अकाउंट को भीम से लिंक किया वो थे सिर्फ 36 लाख। तो 1,38,00,000 में 1,02,00,000 यूज़र ने उसको अपने यहाँ अपने मोबाइल में लिंक ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे ये था कि लोगों को पता ही नहीं था कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि भीम से जुड़े हुए नहीं हैं। अब जब बैंक ही भीम से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर भीम को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में लगा करके। तो यही वजह थी कि लोग डाउनलोड कर रहे थे, फिर बाद में पता चलता था कि यार भीम तो हमारे बैंक में काम ही नहीं करता। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सारे बैंक फरवरी के अंत तक भीम को अपने बैंकों में चालू करेंगे, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके लिए कहा है। तो दोस्तों भीम जो है तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे बेस्ड होता है। तो इस बार UPI पे ज़रूर एक सवाल बनता है दोस्तों। तो UPI क्या है, पूरी तकनीक क्या है, तो इस पर आप पूरी नज़र बनाइए, अच्छे से इसको देखिए, तो ये हो सकता है कि इस बार आ जाए। ठीक, अगला खबर दोस्तों ये है कि जापान इज परमानेंट वीज़ा नॉर्म्स टू ड्रा ग्लोबल टैलेंट। हालांकि हमारे किसी काम की खबर नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। तो है क्या दोस्तों कि अभी इस समय
जापान देख रहा है कि यूएस में लगातार वीज़ा की जो समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं, ऊपर से वो एक नया बिल भी लाने वाले हैं जिसमें कि हो सकता है कि भारतीयों को अमेरिका आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल मानकों का सामना करना पड़े। तो जापान ने अपने मानक थोड़े से हल्के किए हैं ताकि जो भारतीय हैं, तो अगर बेहतर टैलेंट तो होता ही उनके पास, तो अगर वो जापान आना चाहें तो वो जापान आ सकते हैं। तो उन्होंने जो ग्रीन कार्ड धारक होते हैं ना दोस्तों, यानी कि बाहर से जा कर के वहाँ पे जो परमानेंट तरीके स्थायी तरीके से रहने लगते हैं, तो वहाँ पे उनको रहने के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है। तो जापान ने कहा कि हम अपने उस ग्रीन कार्ड के प्रोग्राम यानी कार्यक्रम में थोड़ी सी ढील बरतेंगे ताकि लोगों को आसानी से मिल सके। तो पहले होता था कि जो 6 साल रहने के बाद वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलता था, तो ये कहना जापान का भी हम उसको 1 वर्ष बाद ही आपको दे देंगे, तो आपको जापान में रह करके किसी प्रकार की सुविधा का लाभ उठाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, तो है क्या दोस्तों, जापान के साथ एक बड़ी समस्या ये भी है कि जापान की जो आबादी है तो वो लगातार बूढ़ी हो रही है। ठीक, और लगातार जब आबादी बूढ़ी होती जाती है, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं तो वो अगर बूढ़ों की श्रेणी में चढ़े जाएँ तो वर्क फोर्स जो होता है ना, जो कार्यबल होता है उस देश का, वो कम होता जाता है। अब है क्या कि जापान में जो आबादी है वो बूढ़ी हो रही है और वहाँ पे लगातार जो जनसंख्या है तो वो उतनी तेज़ दर से नहीं बढ़ पा रही है कि ताकि वो जापान की जो पूरी इकॉनमी है उसको संभालने के लिए बंदों को पैदा कर सके। ठीक, और साथ ही साथ ऊपर से तीसरी समस्या जापान में ये है कि उसका जो टोटल वर्कफोर्स है, जो कुल कार्यबल है, यानी कि जितने कार्य करने वाले लोग हैं जापान में, तो मात्र 1 से 2% ही विदेशी हैं। तो अगर उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो जापान को भविष्य में बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनका ये प्रयास है कि वो भारत इत्यादि जैसे देशों से टैलेंट यानी प्रतिभाओं को बुलाकर उनको अपने यहाँ काम पे लगाएं। तो दोस्तों अगली खबर ये है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्लान्स पेपरलेस कोर्ट्स, यानी कि एनसीएलटी जो है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, तो वो पेपरलेस कोर्ट यानी कि पेपरलेस अदालत, कागज रहित अदालत बनाएगा। तो दोस्तों आजकल सारा देश ही जो है तो डिजिटल होना चाहता है, तो अदालतों ने भी कहा है कि हम फिर इस कागज़ों का इस्तेमाल क्यों करें। तो दोस्तों एनसीईआरटी जो है तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि हम अगले 4 से 6 महीने में एनसीईआरटी को पेपरलेस बना देंगे। तो उनका ये कहना है कि इससे ना सिर्फ डिजिटल इंडिया, मतलब डिजिटल इंडिया का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा इससे ना सिर्फ इसका डिजिटलीकरण हो जाएगा, बल्कि साथ ही साथ उनका कहना था कि कुछ ऐसे केस होते हैं जैसे कि मर्जर और अमलगमेशन, यानी कि जो कंपनियां होती हैं तो जब उनके विलय होते हैं या 2 कंपनियां जुड़ करके एक हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि हमें उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो है क्या कि जब डॉक्यूमेंट्स एक साथ नहीं होते, 50 का जगहों पे फैले होते हैं, यानी कि हर कंपनी का अलग डॉक्यूमेंट, हर कंपनी का, तो उनको सबको ढूंढने में, उनको पढ़ने में इत्यादि में बड़ा वक्त लगता है और बड़ी समस्या होती है। तो उनका कहना है कि द एंटायर पिटीशन वुड बी अपलोडेड, यानी कि सारी की सारी जो याचिकाएँ हैं वो सारे दस्तावेज जो हैं उनको हम एक बार अपलोड कर देंगे और फिर हमको जो चीज़ चाहिए तो हम सर्च करके आराम से उसको ढूंढ के पढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या है कि हमारी दक्षता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं लाइफ वाले पेज पे, तो पहले लिखा हुआ है चार्टिंग द फैसिनेटिंग पाथ दैट रोबोट्स हैव टेकन ओवर द ईयर्स, यानी कि रोबोट ने पिछले कई वर्षों में जो एक ऐसा मार्ग तय किया है तो उसके बारे में उन्होंने वो पूरा एक इतिहास बताया है। तो दोस्तों जो पूरा रोबोट का इतिहास है तो उन्होंने शुरू में बताया, यहाँ पे सिर्फ आपके लिए जानने के लिए ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जैसे इंसान अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है, तो वो तो कैसी इंटेलिजेंस है, वो मानवीय इंटेलिजेंस यानी कि मानवीय बुद्धिमत्ता है। ठीक, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग वो है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब गेम खेलते हैं कई बार, तो जो सामने वाला जो दुश्मन है वो आप पे हमले करता है, आप जिधर भागते हैं आपके ऊपर वहीं पे वो घेर के हमले करता है, तो उसको पता कैसे चलता है कि आप किधर भाग रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों एक प्रोग्रामिंग होती है जिसकी वजह से जो सामने वाला आपका दुश्मन है ना, तो वो जान जाता है कि आप किधर भाग रहे हैं और आपके साइड ही गोली चलाता है, वो हवा में इधर उधर गोली नहीं चलाता कि कहीं भी चलाए। ठीक, तो दोस्तों यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी मशीन के भीतर सोचने का वही तरीका पैदा करना जैसा कि मनुष्यों के भीतर होता है। तो है क्या दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी लंबे वक्त से काफ़ी ज़्यादा शोध चल रहे हैं। और पहले जो रोबोट होते थे तो कैसे हम चलाते थे, वो तो रिमोट कंट्रोल होते थे, यानी कोई रोबोट ऐसे नहीं थे कि वो अपने से कुछ काम कर सकें। ठीक, हम रिमोट से उनको जो आदेश देते थे वो वही करते थे। लेकिन दोस्तों जो बाद के रोबोट बने और जो अब बन रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट होते हैं, यानी कि वो अपने से सोच सकते हैं। और दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट इस हद तक विकसित किए जा रहे हैं कि ना सिर्फ वो काम कर सकें जिसके लिए उन्हें पहले से प्रोग्राम किया गया है, बल्कि अगर वो कोई नई चीज़ को
को देखते हैं तो वो खुद के अंदर एक सेल्फ प्रोग्रामिंग, एक स्व प्रोग्रामिंग कर सकेंगे, ताकि वो खुद को उस नई काम को करने के लिए अपने आप शिक्षित कर सकें, खुद को वो काम खुद से ही सिखा सकें। जैसे एक बच्चा नहीं होता दोस्तों कि जब वो देखता है कि खाना कैसे खाते हैं तो अपने आप सीख जाता है, बोलते कैसे हैं तो बोलना सीख जाता है। तो दोस्तों है क्या कि बच्चे के अंदर कोई प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर से नहीं सेट करते हैं, वो अपने से देखता है, सीख जाता है। तो ये कैसी है, ये इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें, रोबोटों में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे 2 रोबोटों के नाम लिखे हुए थे, एक का नाम था लूसी, ठीक, जो एक ब्रिटिश रोबोट है। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि उसके अंदर जो 50,000 आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं वो लगाए गए हैं, और अब वो केले में और सेव में अंतर कर सकता है। यानी कि अब उसमें जो प्रोग्रामिंग है वो अलग से नहीं करनी पड़ेगी, वो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं तो अब ये वही सेल्फ प्रोग्रामिंग करके केले और सेव में अंतर करके बता सकते हैं कि, यानी कि ये बता सकता है कि फला चीज़ केला है, फला चीज़ सेव है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितनी कि मैकेनिकल की। यानी कि हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें तो बना ली हैं कि हम चाहें तो रोबोट के अंदर अगर वो सब फिट कर दें तो रोबोट उन सारे कामों को कर सकता है इंसानों के जैसा ही। लेकिन चूंकि जो मैकेनिकल है, यानी कि यांत्रिक रूप से जो उसके हाथ हैं, पैर हैं इत्यादि हैं, उनमें इतना लचीलापन नहीं है कि वो उन सारे कामों को जानते हुए भी, वो सारी प्रोग्रामिंग होते हुए भी कर पाएँ जैसा कि वो करना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि मैकेनिकल कंस्ट्रेंट जो हैं, यानी कि जो यांत्रिक बाधाएँ हैं जो रोबोटों में हैं, तो वो ज़्यादा समस्या हैं। तो यहाँ पर वहीं पर लिखा हुआ है कि जो मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो दोस्तों अगला ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन फॉर मैन पासेस टेस्ट ऑन मंकी, यानी कि पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन जो है तो उसे मंकी में, यानी बंदरों में पास कर लिया गया है। तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई मनुष्य के लिए दवा इत्यादि खोजी जाती है तो पहले बंदरों पे, चूहों पे इत्यादि पे उसका परीक्षण किया जाता है। तो पुरुषों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक खोजा गया है, जो कि बंदरों पे टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया उसको, और वो उसमें क्या हुआ, टेस्ट में सफल हुआ। तो हो सकता है कि अब मनुष्यों पे भी क्लिनिकल ट्रायल किया जाए और ये देखा जाए कि क्या मनुष्यों में भी उतना ही सक्सेसफुल होता है वो। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एन इंजेक्टेबल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव दैट ब्लॉक्स स्पर्म फ्लो, यानी कि एक ऐसा इंजेक्टेबल, यानी कि शरीर के भीतर प्रवेश किया जाने योग्य गर्भ निरोधक बनाया गया है जो कि शुक्राणुओं के प्रवाह को रोक देता है। और उनका ये कहना है कि ये एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेगा जिसमें कि कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक के जो अन्य उपाय हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे और लोग इसी का आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि द मेल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैव नॉट चेंज्ड ओवर द सेंचुरी, यानी कि तकरीबन 100 सालों से जो पुरुषों के गर्भ निरोधक उपाय हैं वो बदले नहीं हैं, ठीक। तो ये है कि या तो वो उपाय आमतौर पे कंडोम तक सीमित है, यानी कि लोग कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, या कि फिर जो नसबंदी इत्यादि है तो वो उसको पसंद नहीं करते, वो कई बार उसको निकलवा देते हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेगनेंसी रेट मतलब कि जो गर्भाधान की दर है बढ़ जाती है और तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये जो एक नई चीज़ है तो इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसको सीधे ही आपके टेस्टिकल्स में, यानी कि अंडकोशों में किसी प्रकार से ऐसे प्रवेश कराया जाएगा जिससे कि जब ये अंदर जाएगा तो ये वहाँ से निकलने वाले शुक्राणुओं को रोक देगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है कि ये किस पदार्थ का बना हुआ है। तो दोस्तों ये एक पॉलीमर यानी कि एक बहुलक है, और ये किससे बना हुआ है, ये स्टायरीन एल्टमेइक एसिड यानी SMA से बना हुआ है, ठीक। लेकिन साथ ही ये किस में घुला होता है, ये डाईमेथिल सल्फो ऑक्साइड में घुला होता है। यानी कि जब SMA को डाईमेथिल सल्फो ऑक्साइड में घोल देते हैं तो एक विशेष प्रकार का जेल बनता है, और यही जो जेल है यही आपके शरीर में इंजेक्ट करके आपको गर्भाधान के उस नए तरीके के लिए कारगर बनाएगा, ठीक। तो है क्या कि इसे कहा गया है कि ये पहली नॉन हार्मोनल, यानी कि आपको पता है कि जैसे आपको अगर कोई गर्भाधान वाली दवा दे दी जाए तो उससे वो आपके हार्मोन पे इफेक्ट करता है, जिससे कि जो शुक्राणु होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो ख़तरनाक भी होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक पहली ऐसी इंजेक्शन है जो कि नॉन हार्मोनल है, यानी कि ये हार्मोन पे आपके असर नहीं करती है।
और दोस्तों इसका एक जो महत्वपूर्ण जो गुण है, लक्षण है, वो ये है कि दोस्तों ये रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है, वापस आ सकती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एक बार इसको प्रवेश करा दिया गया तो उस वक्त तो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा, लेकिन अगर वो भविष्य में बच्चे पैदा करना चाहता है, बाप बनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, एक सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन जो है तो उसके शरीर में प्रवेश कराया जाएगा, तो ये जो जेल है उसमें घुल करके उसके शरीर से बाहर निकल आएगा, जिससे कि वो पुनः ही बच्चे पैदा करने के योग्य हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस तरीके से ये नई तकनीक है, देखते हैं कब तक आती है। तो आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय थे जिनमें मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से विस्तार से पूरी कवरेज की, इस वजह से वीडियो जो है तो 48 मिनट का हो चुका है। लेकिन फिर भी मेरा जो मानना है कि ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। और 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती है, तो 2 मिनट में आप IAS क्या बनेंगे। तो आप ये ना सोचिए कि आप कम से कम वक्त दे करके बड़ा से बड़ा आप लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग तो हैं जी जान लगा के अपना 24 का 24 घंटा दे रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा बहुत समय दे करके इन सारी चीज़ों को समझने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप ये सोचें कि भाई बड़ा वीडियो होगा इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।